Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. Today onwards we are going to start paper third. Paper third is technical paper and it is different from paper first and paper second. Therefore we must have different strategy. We must have new approach so that we could prepare paper third easily and properly and could get maximum marks from this paper third. In this lecture we will discuss on strategy, on new approach, and we will discuss syllabus of some of the units of paper third. Now start the lecture and understand what are the positive points we have while preparing paper third. See, after the new syllabus we should decide our different strategy and we should also discuss the new approach, right? तो हमारी अप्रोच क्या होगी, हमारी रणनीति क्या होगी, राइट? उसको समझने के लिए पेपर थर्ड के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको हम समझते हैं, राइट? तो पेपर थर्ड जो है, पेपर थर्ड हमारे सिलेक्शन का एक डिसाइडिंग फैक्टर है, राइट? और पेपर थर्ड हमारे सिलेक्शन में डिसाइडिंग रोल कैसे अप्लाई कर सकता है, इसको हम पॉजिटिव पॉइंट से समझते हैं. सबसे पहला हो जाएगा पेपर थर्ड इज स्कोरिंग पेपर, राइट? पेपर थर्ड के क्वेश्चंस चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, राइट, बायोलॉजी के हों या हेल्थ के हों या मैथ्स के हों, if you solve these questions and if you attain these questions then definitely you may get maximum marks, राइट? और मैं यहाँ पर पेपर थर्ड में स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट फर्स्ट, राइट? और यूनिट फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, यूनिट सेकेंड में क्या है, केमिस्ट्री है, यूनिट थर्ड में क्या है, बायोलॉजी है, देन यूनिट जो है फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर हो जाएगा, यूनिट फिफ्थ में क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, एंड यूनिट सिक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेल्थ हो जाएगा, राइट? तो यहां पर हम जो भी चर्चा करेंगे, राइट, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दीज 6 यूनिट्स, राइट? तो हम इन 6 यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर डिस्कस करेंगे और इन 6 यूनिट में से मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट, बायोलॉजी, राइट, हेल्थ, कंप्यूटर, इन यूनिट्स को जो है मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, राइट? तो हम यहाँ पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक के लिए जो है डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इनसे रिगार्डिंग क्या हमारे पास में पॉजिटिव पॉइंट है, राइट? तो पहली चीज तो ये है कि पेपर थर्ड में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक जितने भी टॉपिक्स हैं या जितनी भी जो यूनिट है वो क्या है, स्कोरिंग है, राइट? सो अब मैं जब कभी भी पेपर थर्ड कहूंगा तो पेपर थर्ड का मतलब हो जाएगा यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेकंड. तो पेपर थर्ड इज अ स्कोरिंग पेपर. क्यों है ये स्कोरिंग पेपर, राइट? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर का या हेल्थ का यदि आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं, राइट, यू टिक ऑल द बॉक्सेस. जैसे आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखते हैं, जो कुछ भी पूछा गया है उसको प्रॉपर तरीके से उसका आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप मन से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, राइट? इफ यू नो द आंसर ओनली देन यू वुड बी एबल टू राइट द आंसर, and if you know the answer, you have written your copy, then definitely you will get good marks, right? So paper third is a scoring paper. Second is you can prepare paper third in less time, right? Other topics अगर हम बात करते हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, you have to prepare these topics and you have to revise again and again. After that you would be able to understand and you would be able to study or you would be able to claim the definitions. But physics, maths, chemistry, health, computer, इसमें आपको समझना है. Once you have understood, आधा आपको तभी के तभी याद हो जाता है. And if you have revised once, तो आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि if you have understood these subjects properly, then you can prepare, right? You can prepare to write in less time. Third is this is static portion. You don't need to update this time and again, right? तो ये एक जो है static portion है, right? Once you have prepared this topic,
देन डेफिनेटली जो है अगले 2-3 सालों के लिए आपको जो है इसके नोट्स जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या हम ये कहें कि एक बार आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया है तो फिर एग्ज़ाम के पहले इसमें अपडेट करने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही साथ ये है कि चूंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में कई फॉर्मूले होते हैं, कई थ्योरम्स होती हैं, राइट, अगर आप उनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो आप रिवाइज को जो है इन टॉपिक्स को रिवीजन जो है रिवाइज बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि पेपर थर्ड, राइट, पेपर थर्ड इज इंपॉर्टेंट पेपर और वी कैन से दैट पेपर थर्ड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन इन MPPSC बिकॉज पेपर थर्ड इज स्कोरिंग पेपर। यदि आपने उत्तर प्रॉपरली लिखा है सो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। इसको आप कम समय में तैयार कर सकते हैं और चूंकि ये एक स्टैटिक पोर्शन है तो एक बार अगर यदि आपने इसको तैयार कर लिया तो एग्जाम के पहले आपको इसमें कुछ भी जो है अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और वंस यू हैव अंडरस्टूड इट, वंस यू हैव स्टडीड इट, देन यू कैन रिवाइज इन, आप इसको बहुत से कम समय में जो है आप इसको जो है तैयार कर सकते हैं। देयरफॉर पेपर थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर और ये आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर सकता है, राइट। अब देखिए पेपर थर्ड इंपॉर्टेंट है बट पेपर थर्ड के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, राइट, और ये नेगेटिव पॉइंट्स कम होंगे, राइट, इफ यू डोंट प्रिपेयर पेपर थर्ड प्रॉपरली देन यू मे हैव अ प्रॉब्लम। और अगर हम पेपर थर्ड को तैयार नहीं करेंगे तो हमें कौन कौन सी समस्याएं जाएंगी उनको भी हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, राइट, कि मिस्टेक्स आर इजीली आइडेंटिफाइड। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी फॉर्मूला रखते हैं, राइट, इफ यू आर राइटिंग फॉर्मूला, राइट, या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी यूनिट की, जैसे फोर्स की आपने यूनिट लिखी है, राइट, या केमिस्ट्री में आपने सोडियम की जगह पर जो है सोडियम की जगह पर केवल N लिख दिया है, आपने Na नहीं लिखा है, कोई केमिकल रिएक्शन लिखी है, कोई फॉर्मूला लिखा है, कोई थ्योरम लिखी है, राइट। तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से ये पता होता है कि इस थ्योरम में ये वाला पॉइंट आएगा या फिर इस रिएक्शन में यहाँ पर ये वाला सिंबल आता है, ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है, राइट। तो चूंकि अगर आपने कुछ भी गलत लिखा है, राइट, आपका फॉर्मूला गलत है, आपका केमिकल सिंबल गलत है, आपने यूनिट गलत लिखी है, तो डेफिनेटली आपकी जो गलती है आसानी से पकड़ में आ जाएगी, राइट। सो मिस्टेक्स आर इजीली आइडेंटिफाइड, सो यू मे लूज योर मार्क्स। सेकेंड थिंग इज दैट इसमें आपको टू द पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, राइट। तो यदि आपको फोर्स की डेफिनेशन पता है, फोर्स के जितने भी जो हैं टाइप्स पता है, ओनली देन यू वुड बी एबल टू राइट द आंसर, राइट। इसमें आप फ्रीक्वेंटली जो है नहीं लिख सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप हिस्ट्री को तैयार करेंगे, राइट, अब हिस्ट्री में हम कुछ उत्तर जो है कॉमन सेंस के आधार पर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर पूछ लिया, राइट, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मंगल पांडे या व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबाबाई फुले, राइट। तो इस तरीके की अगर किसी भी क्रांतिकारी के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है तो हम वहां पर इतना तो लिख सकते हैं कि भाई सभी क्रांतिकारियों ने देश के लोगों को अवेयर किया था, अंग्रेजों के खिलाफ फाइट की थी, राइट, लोगों को इंस्पायर किया था, अंग्रेजों के खिलाफ फाइट की थी, जो लोकल पीपल थे उनकी हेल्प की थी, राइट, फिर लोगों को कम्युनिकेशन मीडियम से जो है लोगों को अवेयर किया था। तो 4 से 5 पॉइंट ऐसे होते हैं, भले ही जो एक्यूरेट ना हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स यू कैन एटलीस्ट राइट आंसर। और आपको अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो आप हार्डली 1 और 2 मार्क्स जो है आपको प्राप्त कर लेंगे। बट अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में यदि आपने यदि प्रश्न लिखा है तो प्रश्न में आपको टू द पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप थोड़ा बहुत भी जो है इधर उधर का लिखेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, नाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर ईच टॉपिक, राइट। अगर हम देखें हमारा जो ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस में वी हैड फ्रीडम टू प्रिपेयर आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ऐसा भी होता था कि जो पहले साइंस टेक का पेपर होता था, राइट, साइंस टेक के पेपर में वी यूज टू स्टडी बायोलॉजी और उसके बाद में साइंस टेक को हम बहुत अच्छे से पढ़ते थे। बट नाउ देयर आर
6 यूनिट, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको हर एक यूनिट को क्या है अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। द रीजन इज दैट यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी यूनिट, राइट। जैसे यूनिट फर्स्ट है तो यूनिट फर्स्ट से भी आप 3 मार्कर के 3 मार्कर के 3 क्वेश्चंस, राइट, 2 questions of 5 marker and 1 question of 11 marker you will get. So you will get 3 questions of 3 marker, 2 questions of 5 marker and 1 question of 11 marker from unit first, unit second, unit third. इसका मतलब now you don't have any option to leave maths, chemistry or physics. You will have to prepare every unit. Fourth is you have to practice how to make diagrams in the question paper, right? विकास, अगर जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स की, राइट, सो फिजिक्स में you would have to draw a diagram, क्योंकि विदाउट डायग्राम अगर आप आंसर लिखेंगे सो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। जैसे फिजिक्स में आप वर्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो मिरर की इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं उनको यदि आप जो है लिख रहे हैं, सो यू विल हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। या केमिस्ट्री में, सॉरी बायोलॉजी में आप डाइजेशन को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको डायग्राम पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, राइट। मतलब ये है कि यदि आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको एक के नीचे एक इस तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज आपके क्या होंगे, मार्क्स कट जाएंगे, राइट। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये पेपर हमारे लिए प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, जब हम इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, राइट। इफ बी आर फोकसिंग ऑन पेपर थर्ड, अगर पेपर थर्ड को हम अच्छे से फोकस करेंगे तो ये हमारे लिए स्कोरिंग हो सकता है। बट इफ यू नेग्लेक्ट दिस पेपर, यदि आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे या प्रॉपर समय नहीं देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, जिस वजह से हो सकता है आपने जो उत्तर लिखा हो उसकी मिस्टेक्स आसानी से पकड़ में आ जाएंगी तो आपके मार्क्स कटेंगे, राइट। आपको इसको टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करना ताकि आप टू द पॉइंट लिख सकें, राइट। सभी टॉपिक्स को हमें तैयार करना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते हैं। डायग्राम्स हमको बनाना ही सीखना पड़ेगा, राइट। यू लाइक टू ड्रॉ अ डायग्राम और नॉट, डजंट मैटर, बट इन दिस पेपर यू वुड हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, और साथ ही साथ हमें प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव सीन द पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ पेपर थर्ड। नाउ व्हाट शुड बी आवर new approach? So we have to prepare this unit with new approach. हमें अगर new approach के साथ में इस unit को if with new approach we will prepare this paper, then definitely we will get maximum marks. तो हमारी new approach क्या होना चाहिए? देखिए पेपर थर्ड में स्पेशली फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, राइट, और कंप्यूटर हो जाएगा, उसमें जितने भी जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है, राइट। क्योंकि केमिस्ट्री है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, यू कैन राइट आंसर इन योर वर्ड्स, राइट, आप आपके ही वर्डिंग में जो है आंसर लिख सकते हैं, बट हियर यू शुड कम टू नो अबाउट द टेक्निकल टर्म, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप मास की जगह पर वेट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मास अलग होता है, वेट अलग होता है। स्पीड की जगह पे वेलोसिटी नहीं रख सकते हैं, राइट। तो जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, राइट, जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, राइट, उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन अंतर होता है। इसीलिए हर एक टॉपिक की एक डिफरेंट क्या होती है, टेक्निकल जो टर्म्स होती हैं, और हमें वही टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनका जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। सो while preparing paper third we will focus on, right, while preparing paper third we will focus on technical terms, और यही जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये आंसर लिखते समय कीवर्ड्स का काम करेंगे, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट साइंस में कुछ भी नया नहीं होता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्रीज में जो भी लॉज हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, राइट, वो हमारे सराउंडिंग से ही लिए गए हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल लॉ हो जाए या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हो जाए। इनके एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ से ही जो है हम इनको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो यूज ऑफ
टेक्निकल टर्म्स, तो हमको टेक्निकल टर्म्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है ताकि हम अधिक से अधिक उस टॉपिक से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको याद रख पाए। दूसरा, एग्जाम्पल्स को हम याद रखेंगे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरम्स हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड इज प्रॉपर यूज ऑफ फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस। सी, इफ यू हैव स्टडीड फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है और यदि आपने उनको प्रॉपर तरीके से उनको एग्जाम में जो है लिख दिया है तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि जो फॉर्मूलाज होते हैं, राइट, जैसे अगर 5 मार्कर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, अब जैसे अगर वर्क का कोई भी क्वेश्चन पूछा और आपने वर्क का फॉर्मूला लिख दिया, उसकी यूनिट लिख दी, तो इससे एग्जामिनर को सहूलियत होती है, वो कुछ ही सेकेंड्स में आपका उत्तर चेक कर लेगा। और यदि आपने फॉर्मूला सही पुट किया है, एग्जाम्पल्स आपके सही हैं, यूनिट आपने प्रॉपर लिखी है, सो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम मार्क मिलेंगे, राइट। चौथी चीज ये है कि जो साइंस है उसमें जो जितने भी टेक्निकल सिंबल्स हैं या टेक्निकल जो जितने भी साइंस हैं, राइट, जैसे पाई हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, राइट, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फिर मोमेंटम का जो है मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जितने भी पाई हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, इन सभी साइंस का, या केमिस्ट्री में जैसे C फॉर कार्बन हो जाएगा, N फॉर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, Al एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में या किसी भी थ्योरी में हमें सिंबल्स का और साइंटिफिक साइंस का बहुत अच्छे से प्रयोग करना है, क्योंकि यदि आपने इनको एग्जाम में लिख दिया है तो इस बात की पुष्टि होती है कि यू नो द टॉपिक वेरी वेल, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड क्या हो जाएगा, पाई चार्ट हो जाएगा। तो बाकी के दूसरे सब्जेक्ट में यू वुड हैव टू थिंक अबाउट फ्लो चार्ट, राइट, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं डायग्राम का या पाई चार्ट का इस्तेमाल कैसे करूं। बट साइंस में जो कुछ भी टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, सो विदाउट एनी डाउट, राइट, आप इजीली जो फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इससे आपका जो है प्रेजेंटेशन क्या होगा, इंप्रूव होगा, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा अट्रैक्टिव क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन हो जाएगा। देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं दे नो हाउ टू राइट अ साइंटिफिक आंसर, राइट, या एक तरीके से जैसे मैथ्स का अगर हम कोई भी उत्तर लिख रहे हैं तो हमें मेथड बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्या होती है, पता होती है, राइट। जैसे अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाया हमने, जैसे यहां पर राइट, जैसे हम अगर देखें, हम यहां पर जो है कोई जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल वी आर फाइंडिंग आउट द एक्सीलरेशन, राइट, सो v माइनस का u अपॉन t। तो अब हम जो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 80 मीटर पर सेकेंड है, 60 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर समय को हम इसके नीचे लिखेंगे, राइट। जो कुछ भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर जो है 20/5, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक के नीचे एक एक प्रॉपर शैली में या एक जो मैथ्स की जो स्टाइल होती है जिससे हम आंसर को सॉल्व करते हैं, उस तरीके से हमको जो है क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। और यदि आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, एंड डेफिनेटली यू कैन गेट गुड मार्क्स, राइट। फिर यहाँ पर आपके सेंटेंस में जो है कम से कम गलतियाँ होना चाहिए, हमें डायग्राम्स का इस्तेमाल करना है, राइट। और यहाँ पर वी हैव अपॉर्चुनिटी, राइट, वी हैव अपॉर्चुनिटी टू शो द क्रिएटिविटी। साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, हम चाहें तो साइंस का जो आंसर है उसको 50 वर्ड में एक बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, राइट। सो वी कैन राइट इन जो हम उत्तर है उसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से, केमिकल सिंबल्स के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में जो है हम लिख सकते हैं, राइट। और ये चूंकि क्या है, एक स्टैटिक पोर्शन है, सो वंस वी हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, केमिकल सिंबल्स, और हमने सब टॉपिक्स को यदि अच्छे से तैयार कर लिया है, सो हमें रिवीजन में भी बहुत कम समय लगेगा, एंड वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट अपडेशन। आपने एक बार इसको तैयार कर लिया, एग्जाम से ठीक पहले आपके शॉर्ट नोट्स उठाइए, फटाफट रिवीजन करिए और आप पेपर दे आइए, राइट। तो यदि आपने इन सब पॉइंट्स पे, राइट, इफ यू हैव फोकस्ड दीज पॉइंट्स, राइट, यदि आपने इन
पॉइंट्स को आपने इन पॉइंट्स को आप समझ सकें। एंड while preparing paper third, if you keep these points in your mind, then definitely इस अप्रोच के साथ में यदि आप पेपर थर्ड को तैयार करोगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप उत्तर लिख कर आएंगे सो डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, राइट। सो ओवरऑल इफ वी हैव, अगर हम देखें तो पेपर थर्ड को तैयार करने के लिए कुछ की पॉइंट्स को हमेशा हमेशा हमें दिमाग में रखना है, राइट। सो वी हैव सीन द न्यू अप्रोच। अब जो है ये जो की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स के साथ में ही हमको पेपर थर्ड को तैयार करना है। द फर्स्ट इज वी हैव टू क्लियर द बेसिक, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ्स, राइट, और उसके बाद में हेल्थ। दीज आर टेक्निकल टॉपिक्स, राइट, और वी कैन से दैट दीज आर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। जब तक आप इनका बेसिक्स अच्छे से नहीं पढ़ेंगे यू वुड नॉट बी एबल टू प्रिपेयर दीज सब्जेक्ट्स। सो देयरफॉर जब भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे सो वी विल फोकस ऑन बेसिक्स, राइट। और यदि आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो उस टॉपिक को तैयार करने में आपको कम से कम समय लगेगा। तो बेसिक्स को फोकस करना है, और मैं आपको पेपर थर्ड इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कोई सा भी टॉपिक हो, राइट, आई विल टेल यू द बेसिक फर्स्ट। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में हम उस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। सेकेंड, फोकस मोर ऑन कंसेप्ट, राइट। साइंस में हमको जो कंसेप्ट है उस पर क्या करना है, फोकस करना है, क्योंकि यदि आप इसको रटने बैठेंगे तो आप यू वोंट बी एबल टू क्रैम दीज टॉपिक्स, राइट। क्योंकि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसमें हम कुछ कुछ जो चीज़ें हैं उनको रट सकते हैं, बट इफ़ यू हैवंट क्लियर योर डाउट्स तो आप इसको रट नहीं पाएंगे। देयरफॉर हमें जो है इस पर कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, राइट। एंड फ्लो चार्ट्स का हमको इसमें इस्तेमाल करना ही करना है, डायग्राम्स बनाना सीखना ही सीखना है, और जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उन पर फोकस करना ही करना है। इनसे हम भाग नहीं सकते हैं, राइट। विच मीन्स दैट पेपर थर्ड को प्रिपेयर करते समय बेसिक्स को क्लियर करना है, जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना है, फिर फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम्स बनाना, और टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज़ करना सीखना ही सीखना है। यदि आपने ये 5 की पॉइंट्स को आपके दिमाग में बिठा लिया, एंड विद दीज पॉइंट्स इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर पेपर थर्ड, देन डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो बहुत क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, राइट। नाउ टू गेट गुड मार्क्स इन मेंस, राइट, तो मेंस में अच्छे मार्क्स के लिए वी शुड हैव क्वांटिटी एंड वी मस्ट हैव क्वालिटी। अब क्वांटिटी से मतलब क्या हुआ कि किसी भी, अब जैसे हमने कहा कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सो केमिस्ट्री और फिजिक्स इज अ वाइड टॉपिक, राइट, वाइड सब्जेक्ट है जिसमें कई टॉपिक्स होते हैं। तो हमें केवल उतना पढ़ना है जितना कि क्या है सिलेबस में मेंशन दिया है, राइट। सो व्हाट टू रीड, राइट, व्हाट टू रीड एंड हाउ मच टू रीड, दरअसल, राइट। तो हमें सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कितना पढ़ना है, व्हाट मतलब क्या पढ़ना है और हाउ मच कितना पढ़ना है, ये सब डिसाइड होगा किससे, सिलेबस से। सो वी विल डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट। जब हमको सिलेबस समझ में आ जाएगा तो हम उतने ही टॉपिक को पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे, राइट। तो जितने टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे पास में जो है क्वांटिटी, या इस क्वांटिटी में हम तैयार कर लेंगे। अब अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमारे पास में क्वालिटी भी होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आंसर राइटिंग स्टाइल है, राइट, आंसर राइटिंग स्टाइल जो है बहुत अच्छी होना चाहिए, और किस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से हम लिखते हैं, ये भी हमें जो है सीख लेना चाहिए, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हमारी आंसर राइटिंग स्टाइल अच्छी होगी और हम डिफरेंट नेचर के क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, सो डेफिनेटली वी विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, राइट। और आंसर राइटिंग स्टाइल के लिए आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अच्छा उत्तर वो माना जाता है जिसको, राइट, वो अच्छा उत्तर वो होता है जब आप वर्ड लिमिट में, किसमें, वर्ड लिमिट में आप उत्तर को पूरा लिखते हैं। तो पहली तो ये हो जाएगी कि यू हैव टू कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट, राइट। 50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स में ही उत्तर लिखना है। अगर आप
100 शब्दों में अच्छा उत्तर लिख रहे हैं तो वो कोई मतलब का नहीं, तो आपको वर्ड लिमिट में ही लिखना है। दूसरी चीज़ ये कि इसी वर्ड लिमिट में आपका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होना चाहिए और जो वर्ड सिलेक्शन है मतलब टेक्निकल जो जितने भी वर्ड हैं वो भी उस उत्तर में होने चाहिए। तो यदि आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसका प्रयोग करेंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, डायग्राम्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे और वर्ड लिमिट में उत्तर लिखेंगे, सो डेफिनेटली आपकी आंसर राइटिंग स्टाइल इंप्रूव होगी और अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो आपको अच्छे मार्क्स जो है मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर मैं आपको साइंस इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि शुरुआत में हम उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो हम किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को समझेंगे और मैं जब आपको समझाऊंगा तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, 5 नंबर का प्रश्न इस तरीके से आ सकता है या 11 मार्कर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, राइट। तो 3 नंबर में हमको इस तरीके से लिखना है, 11 मार्कर में हमको इतना इतना लिखना है, तो ये जो है हम साथ साथ जो है पढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो ये हमारी पेपर 3 को तैयार करने की क्या हुई, रणनीति हुई, जिसको हम एक नए अप्रोच के साथ में तैयार करेंगे ताकि हम जो है मैक्सिमम मार्क्स ले पाए, राइट। मैं आपको पेपर 3 में यूनिट 1 जो कि क्या है फिजिक्स है, यूनिट 2 केमिस्ट्री, यूनिट 3 बायोलॉजी, यूनिट 6 हेल्थ एंड यूनिट 4 क्या हो जाएगा कंप्यूटर, राइट। ये जो यूनिट है मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, राइट। सभी यूनिट से बराबर जो है, सभी यूनिट के जो है मार्क्स कितने हैं, बराबर हैं। 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है फिजिक्स से आएंगे, 30 के केमिस्ट्री के आएंगे, 30 से बायोलॉजी के, 30 के कंप्यूटर से एंड 30 के क्या आएंगे, हेल्थ से आएंगे। और हर एक से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चन की जो संख्या है वह भी क्या है, डिसाइडेड है। 3 मार्कर क्वेश्चन कितने आएंगे, राइट। सो 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्कर वुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच यूनिट। तो हर एक यूनिट से 3 मार्कर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3, जिनकी वर्ड लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर 10 वर्ड्स या मैक्सिमम कितने 20 वर्ड्स। तो 3 मार्कर के लिए यू हैव टू राइट योर आंसर विद इन 10 to 20 वर्ड्स और यू हैव टू राइट योर आंसर विद इन 1 or 2 लाइन, राइट। 5 मार्कर के जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो जिनकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है 52 क्या हो जाएगा 60 वर्ड हो जाएगा, राइट। या फिर आप इसको क्या मान सकते हैं 5 से 6 लाइन मान सकते हैं। फिर हो जाएगा 11 मार्कर क्वेश्चन। सो 11 मार्कर क्वेश्चन को हमको किस में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है, राइट। सो 11 मार्कर जो है क्वेश्चन एक पूछा जाएगा जिसको 200 वर्ड्स में जो है हमको लिखना है। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ we will discuss the syllabus of unit first। हम सभी यूनिट का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं so that we could understand what we need to study, right। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो हमको यहाँ पर पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, राइट, एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ, राइट। तो शुरुआत में फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स को पढ़ेंगे और मेजरमेंट को पढ़ेंगे, ताकि जितनी भी आगे जाकर जैसे हम जो है डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पीड, वेलोसिटी, राइट, देन मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी। तो वंस वी हैव स्टडीड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो यूनिट और मेजरमेंट्स जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एसआई यूनिट क्या होती है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, राइट, यूनिट क्या होता है, या किसी भी क्वांटिटी को, राइट, किसी भी राशि को जो है कैसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे और डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड, वेलोसिटी एंड क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमको जो है पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर मोशन, राइट। सो एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड मोशन, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन, और मोशन को मेजर किया जाता है किसमें, डिस्टेंस में और किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, राइट। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फिर स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद में वी विल स्टडी एक्सेलरेशन। और इन तीनों में जो संबंध है, राइट, मोशन में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में, वो द इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएंगे, मोशन हो जाएंगे। तो मोशन की जो इक्वेशन है
वो तीनों के तीनों इक्वेशन को जो है हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मोशन के जो है प्रकार को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये टॉपिक नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब चूंकि जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हो जाएंगे, ये सभी यांत्रिकी का पार्ट होते हैं। तो इसके बाद में हम ये है तीसरे नंबर पर जो है इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें क्या है वर्क, पावर एंड क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फोर्स पढ़ेंगे, राइट। अगर आप देखें तो सबसे शुरू में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं उनको फोकस करेंगे, राइट। तो फोर्स पढ़ना है। फोर्स के बाद में स्पेशली हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर फोर्स को पढ़ लेंगे, राइट, तो उसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे, वर्क को पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्क कितने प्रकार का होता है। देन उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी, राइट, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और एनर्जी जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे, पावर को पढ़ेंगे, और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को, राइट। तो ये हमारा एक तरीके से इस तरीके से पूरा चलेगा। फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा जिससे 11 मार्कर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन वर्क पढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क या जीरो वर्क क्या होता है। देन एनर्जी किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी भी हम समझेंगे यहाँ पर, और फिर जो है हम पावर को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम फोर्थ टॉपिक ये जो है साउंड पढ़ेंगे। लेकिन साउंड से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट, वेवलेंथ हो जाएगा। अब जो एम्पलीट्यूड है ये वेवलेंथ है। ये हम जब वेव पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, लाइट भी पढ़ना है, राइट। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, राइट, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू नॉट ओनली साउंड, हम यहाँ पर जो है पूरा का पूरा वेव पढ़ेंगे, राइट, कि वेव क्या होती हैं और वेव से संबंधित जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, राइट, टर्मिनोलॉजी है, जैसे एम्पलीट्यूड हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जब ये टर्मिनोलॉजी हमको समझ में आ जाएगी तो उसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे जो है साउंड को। तो साउंड की डेफिनेशन क्या होती है, राइट, साउंड का मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड क्या होता है, राइट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, ये टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा साउंड कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल मूव ऑन लाइट। सबसे पहले तो हम लाइट का जो है जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और फिर लाइट के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं यहाँ पर दिए हैं। जैसे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। अब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में रिफ्लेक्शन के बाद में जो मिरर्स हैं, मिरर्स को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो जो मिरर्स हैं वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो रिफ्लेक्शन और उसके बाद में मिरर, और मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे शुरू में रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन से ही हम समझेंगे रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं मिरर। तो मिरर किस तरीके, मिरर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। फिर उसके बाद में जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, उसके बाद में जो स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, ठीक है, या जो प्लेन मिरर हो जाएगा, उनसे इमेज फॉर्म कैसे होती है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देन वी विल फोकस ऑन रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम लेंस समझेंगे, और फिर लेंस से भी कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम लाइट को पढ़ेंगे। अब लाइट जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में हम जो है हम पढ़ेंगे किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है उस बेसिक्स में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, देन रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है। तो जो है हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो है बेसिक पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो मुख्य जो मेन टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। सो वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स हैं उनको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब देखिए
जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे तो यहाँ पर उसके बाद में जो टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा, मैग्नेट का। क्योंकि अगर आप देखें तो हमें एक तो मैग्नेट पढ़ना है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, दरअसल कॉइल के रूप में जब आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई जाती हैं, तो जब किसी कॉइल में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो उसी से क्या बनती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, और जब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, सो वी विल स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको भी हम जो है पढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट समझेंगे तो हमें जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो कैसे तैयार करते हैं, उनका यूजेस क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट सबसे आखिरी में हम पढ़ेंगे यहाँ पर हीट को, क्योंकि ये जो टॉपिक है सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सो मेजरमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ेंगे, देन जो थर्मोमीटर होते हैं जिनसे टेम्परेचर मापा जाता है तो उनको पढ़ेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फिजिक्स की टॉपिक जो कि क्या है, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक टॉपिक पढ़ लेने के बाद में जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर हम जो है अनदर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही हमने यहाँ पर वर्क से पढ़ना शुरू कर दिया, राइट। सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर मोशन, मोशन से फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो जाएंगे, राइट। फिर जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगे उनको पढ़ेंगे, और इस तरीके से हम एक एक करके जो है पूरा का पूरे जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जो टॉपिक यहाँ पर, राइट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या लाइट है, तो मैं आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, तो इन टॉपिक में शुरुआत में थोड़ा बेसिक भी कंप्लीट कराऊंगा। जब हम बेसिक समझ लेंगे लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, फिर जाकर जो है जो टॉपिक यहाँ पर दिए हैं उनको हम क्लियरली पढ़ेंगे। तो जितने भी टॉपिक मेंशन हैं वी विल स्टडी दीज टॉपिक्स इन डेप्थ, बट उन टॉपिक्स को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देन वी विल फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, राइट। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट फर्स्ट, दैट इज सिलेबस ऑफ फिजिक्स। नाउ वी विल डिस्कस यूनिट सेकेंड, और दैट इज द केमिस्ट्री, राइट। तो यूनिट सेकेंड में जो टॉपिक्स हैं वो किससे लिए गए हैं, केमिस्ट्री से लिए गए हैं, राइट। सो यूनिट सेकेंड में सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट सेकेंड में भी जो जितने भी टॉपिक दिए हैं वो भी क्या है, इधर उधर है। तो यूनिट सेकेंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैटर को, राइट। क्योंकि अगर आपने मैटर नहीं पढ़ा, राइट, एंड इफ यू हैवंट स्टडीड मैटर, then how would you understand what is element, compound and mixture, right? तो यूनिट सेकेंड जो कि क्या है, केमिस्ट्री है। तो यूनिट सेकेंड में सबसे पहले वी विल स्टडी मैटर और सबस्टेंस, राइट। सो एट फर्स्ट वी विल स्टडी मैटर, राइट। फिर मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है और केमिकल क्लासिफिकेशन उसको समझेंगे। तो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर की स्टेट हो जाएंगी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, राइट, देन गैसियस स्टेट। उसके बाद में जो स्पेसिफिक स्टेट है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है, उसको पढ़ेंगे। और केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में ही हमको पता चलता है कि मैटर को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाएगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। फिर प्योर सब्सटेंस फिर जो है टूटता है किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड में, राइट। तो एक लेक्चर में हम मैटर की जो मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन अर्थात मैटर की स्टेट्स और केमिकल क्लासिफिकेशन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। इतना जब हमको समझ में आ जाएगा तो इजीली जो प्योर सब्सटेंस है जिसको हम एलिमेंट में और कंपाउंड में तोड़ते हैं, फिर हम एलिमेंट को और कंपाउंड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, राइट, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, राइट। और फिर अगर हम देखें तो जो मिक्सचर है, तो एक लेक्चर में जो है हम मिक्सचर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू में हम पढ़ेंगे क्या,
मैटर पढ़ेंगे और मैटर का फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, राइट। तो मैटर पढ़ेंगे, उसके बाद में मैटर के क्लासिफिकेशन के पश्चात जो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, उन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर की डेफिनेशंस को जो है हम पढ़ेंगे, राइट। इसके साथ ही जो केमिकल सिंबल्स हो जाएंगे, राइट। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट को केमिकल सिंबल से ही दर्शाया जाता है, राइट। जैसे अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो नॉन एलिमेंट हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 118 हो जाएगी, और हर एक एलिमेंट को एक केमिकल सिंबल से जो है दर्शाया जाता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, सोडियम को Na से, Al से, एल्यूमिनियम को जो है हम दर्शाते हैं, K से किसको, पोटेशियम को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से इनके केमिकल सिंबल को पढ़ेंगे। केमिकल सिंबल क्या होते हैं, इनका डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, राइट। हु अप्रूव्स द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, राइट। फिर केमिकल सिंबल से ही हमें पता है कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, एलिमेंट से। तो एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड के क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, राइट। जैसे NaCl, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड होता है, राइट। कास्टिक सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा। तो सबके हमको क्या पढ़ना है, केमिकल सिंबल्स पढ़ना है। फिर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, राइट। अब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर क्लियरली लिखा है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो उनके केमिकल सिंबल भी पढ़ना और क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है। जैसे कुछ मेटेलिक एलिमेंट हो जाएंगे, राइट। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, राइट। एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसको जो है जब हम पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ लेंगे तो आखिरी के जो 3 लेक्चर्स होंगे, राइट, आखिरी के 3 लेक्चर में हम इस तरीके से पढ़ेंगे। आप समझना, एक लेक्चर में जो जितने भी मेटेलिक, राइट, एक लेक्चर में जो जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनका केमिकल सिंबल क्या होता है, उनका प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनका यूजेस क्या होता है, ये 3 चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो क्या हो जाएगा, केमिकल सिंबल, फिर दूसरा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और तीसरा उनका क्या हो जाएगा, यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है। फिर एक लेक्चर में हम जो है नॉन मेटल्स, राइट, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स, उनके केमिकल सिंबल्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को और उनके यूजेस को पढ़ेंगे। और एक में स्पेशली क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियसली जो अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हुए थे मेंस के, उसमें कार्बन के एलोट्रोप के बारे में भी पूछा गया था, डायमंड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम 3 लेक्चर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो 3 लेक्चर में जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल सिंबल्स को, प्रॉपर्टीज को और उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर मैटर पढ़ेंगे, राइट। मैटर क्या होता है, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो मैटर का जब केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको उससे एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर की डेफिनेशन जो है पता चल जाएंगे। फिर हम एक सेपरेट लेक्चर में जो महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं या मिक्सचर हैं, राइट। मिक्सचर में आप देखेंगे तो केवल और केवल क्या आता है, ग्लास आता है। ग्लास क्या है, ग्लास इज द मिक्सचर, राइट, शीशा। तो मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके केमिकल सिंबल्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और अवेलेबिलिटी ऑन क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी। अब इसी क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो एलिमेंट भी 3 प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और किस में, मेटेलाइट में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटेलाइट्स, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो समझेंगे। जब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो ये हम फर्स्ट में ये पढ़ेंगे, सेकेंड में ये पढ़ेंगे, राइट। और जब ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, राइट, उसके बाद में हम तीसरा जो टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे एटम। क्योंकि इफ यू डोंट नो अबाउट एटम तो आपको पीरियोडिक टेबल समझाने से बेहतर है कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये पूरी की पूरी समझें। क्योंकि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तब आपको पता चलेगा कि हाँ,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। तो उसके बाद में थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, एटम, राइट। एटम क्या होता है और एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको पढ़ेंगे। फिर एक लेक्चर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, राइट, जैसे जे थॉमसन ने सबसे पहले वाटर लेमन मॉडल दिया था, उसकी जो भी कुछ भी ड्रॉबैक्स थे उसको रदरफोर्ड ने दूर किया था अपने सोलर सिस्टम मॉडल में। रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियां थी उनको दूर किया गया था किसके द्वारा, नील्स बोर के द्वारा, राइट। तो नील्स बोर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था। तो इस तरीके से जो 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको पता चल जाएंगे तो फिर उसके बाद में जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, राइट, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के माध्यम से ही ऑर्बिटल क्या होता है, भाई आपको टॉपिक दिया है एटम, तो एटम से रिलेटेड सब कुछ हमको पढ़ना है, राइट। ऑर्बिटल क्या होता है, सेल क्या होती है, सब सेल क्या होती हैं, सेल में, ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम लिखते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जो MPPSC मेंस 2020 का जो पेपर हुआ था 2021 में, राइट, तो जो मेंस 2020 का जो पेपर जो कि 2021 में हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे, राइट, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एटम, जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता चल जाएगा तो आप जो है पीरियोडिसिटी को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एटॉमिक नंबर पर या एटॉमिक मास के आधार पर जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। जब पीरियोडिटी समझ में आ जाएगी तो फिर आपको पीरियोडिक टेबल भी समझ में आ जाएगी। पीरियोडिक टेबल में भी अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, राइट। तो जो पीरियोडिक टेबल है, भाई पीरियोडिटी जब हम पढ़ेंगे तो उसी से जो न्यूजीलैंड का ऑक्टेट लॉ हो जाएगा, राइट। फिर मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसके बाद में नील्स बोर ने मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल डेवलप की थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या जो ट्रेंड्स होते हैं उनको समझेंगे, राइट। जब इतनी चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी तो फिर आसानी से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेंगे, पीरियोडिक टेबल को समझ लेंगे, तो आपको वैलेंसी भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि ऑक्टेट क्या होता है। और वैलेंसी समझ में आ गई तो आपको बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी, राइट। तो फिर हम जो है यहाँ पर बॉन्डिंग पढ़ेंगे, राइट। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, राइट। और उनसे जो कोऑर्डिनेट या जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो है हम यहाँ पर विशेषताओं को पढ़ेंगे, राइट। तो वैलेंसी और बॉन्डिंग पढ़ेंगे। बॉन्डिंग जब आपको समझ में आ जाएगी, राइट, तो उसके बाद में हम सीधा पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्योंकि अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गई तो फिर आप आसानी से जो केमिकल रिएक्शंस है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो केमिकल रिएक्शन आर नथिंग बट द अगर जब हम केमिकल चेंज को ही जब हम केमिकल सिंबल से दर्शाते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो पहले फिजिकल चेंज पढ़ेंगे, फिर केमिकल चेंज पढ़ेंगे और उसके बाद में जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाएगी तो फिर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन को समझने के लिए रेडियो एक्टिविटी को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सबसे शुरू में हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन और उसके बाद में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिशन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में हम ये वाला टॉपिक उठाएंगे, राइट, एसिड्स को पढ़ेंगे और बेसिस को पढ़ेंगे, फिर साल्ट्स को पढ़ेंगे और पीएच वैल्यू इंडिकेटर्स को। तो ये पूरा एक टॉपिक एक अपने आप में अलग टॉपिक हो जाएगा। और उसके बाद में केमिस्ट्री हम इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और फिर सबसे आखिरी में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी अर्थ पर अवेलेबिलिटी क्या है। इस तरीके से हम केमिस्ट्री को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे।
क्लियर, और आपको बहुत मजा भी आएगा। फिर हो जाएगा यूनिट थर्ड, राइट। यूनिट थर्ड में क्या हो जाएगा, बायोलॉजी, राइट। तो यूनिट थर्ड को भी, यूनिट थर्ड में भी जो है इतने टॉपिक दिए हुए हैं, और यूनिट थर्ड में हम इतने टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड में भी सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर हम पढ़ेंगे किसको, सेल के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम जो है यूनिट थर्ड में हम सबसे शुरू में क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि सेल आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो बॉडी स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और बॉडी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो न्यूट्रिशंस क्या होता है, बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो यूनिट थ्री में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल। तो यूनिट 3 में सबसे पहले सेल पढ़ेंगे, और सेल में सेल का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, वो पूरा को पूरा हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, सेल। फिर सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और सेल में जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, सेल कैसे फंक्शन करती है उसको समझेंगे। जब सेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड क्या हो जाएगा, प्लांट्स। तो फिर हम बहुत ही डिटेल में दूसरे नंबर पर एनिमल और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को समझेंगे, और क्लासिफिकेशन में, इसी क्लासिफिकेशन में जो है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो 5 किंगडम सिस्टम है उसके तहत ही आप प्रोटिस्टा किंगडम हो जाएगा, फंगस जो हो जाएगा, प्रोटिस्टा, फंगस, इनके बारे में पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप आराम से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपके पास में बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो फिर तीसरे नंबर पर जो है हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। फिर उसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, राइट, वो हो जाएगा न्यूट्रिशन का। तो सबसे शुरू में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, राइट। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या होता है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फिर एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, राइट, और ह्यूमंस में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। उसके साथ साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट पढ़ेंगे, और बैलेंस डाइट में ही विटामिन्स हो जाएंगे, और विटामिन्स की कमी से जो रोग होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाएंगे, राइट। तो इतने जो टॉपिक हैं ये हम फिर 4 नंबर में पढ़ेंगे, राइट। अब ये इतने जब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी को। उसका कारण ये है कि एक लेक्चर में जब हम ह्यूमन बॉडी को समझ लेंगे, ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है, राइट, तो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनिंग है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो 5वें नंबर पर जो है हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो ह्यूमन बॉडी में सेल्स और ह्यूमन बॉडी में जो किस तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे, और ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसके लिए हम ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, राइट, उनको पढ़ेंगे, राइट। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, स्केलेटल सिस्टम हो जाएगा, राइट, एंडोक्राइनोलॉजी हो जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग में जो जितने भी सिस्टम है उनको हम 1 बाय 1 करके बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 2 फायदे होंगे। वो फायदे ये हैं कि जब हम इन ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को पढ़ेंगे तो साथ साथ में हमको कुछ टॉपिक भी और भी मिलेंगे, राइट। तो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को जब हम पढ़ेंगे तो जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़ा तो हम डाइजेशन पढ़ेंगे, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे तो जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें भी पढ़ लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक साथ दोनों चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। जब ह्यूमन बॉडी में हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो जो लिविंग बीइंग है, इसका मतलब ये जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसको भी हम समझ लेंगे, राइट। फिर अगर हम देखें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में, राइट, उसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही एनिमल्स में या प्लांट्स में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, या
और जो हमारे ह्यूमन वेस्ट होता है, या एक तरीके से जैसे स्वेटिंग हो जाएगी उसको बाहर निकाला जाता है, तो जो पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम और जो एक्सक्रेशन जो सिस्टम है, उन दोनों को ह्यूमन में पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स और प्लांट्स में भी समझ लेंगे, राइट। फिर हमको यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ना है, राइट, तो जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो जाएंगे उनको पढ़ेंगे, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और क्या हो जाएगा, प्लांट्स में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ, और जब हम ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे तब क्या पढ़ लेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ लेंगे, अर्थात हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक क्या है इधर उधर दिए हैं, लेकिन हम जो है टॉपिक को एक साथ, मतलब जो है अलग अलग ना पढ़ के उनका जो इंटर रिलेशन है उस तरीके से हम उनको पढ़ते चले जाएंगे, ताकि आपको समझ में जाता हो, आपके जो है डाउट्स क्लियर हो, बेसिक्स क्लियर हो, और आपको याद रखने में भी क्या हो, सावधानी हो। अब एक चीज है यहाँ पर, वो कौन सा हो जाएगा, हेल्थ हाइजीन एंड क्या हो जाएंगे, डिसीजेज हो जाएंगी। तो एक तो विटामिन की कमी से या न्यूट्रिशन की कमी से डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं, राइट। और अगर हम हाइजीन नहीं रखेंगे और हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो कई क्या होंगे, डिसीजेज होंगे, राइट। तो डिसीजेज जो हैं वो हमारी 3 यूनिट में है, राइट। अगर हम देखें तो पेपर सेकेंड, राइट, पेपर सेकेंड का पार्ट बी, और पार्ट बी की कौन सी हो जाएगी, यूनिट 5। तो यूनिट 5 में भी जो है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है, राइट। फिर यूनिट 3 में भी जो है डिसीजेज दी हुई हैं, और उसके बाद में यूनिट जो 4 है उसमें भी फिर क्या दी हैं, डिसीजेज दी हैं। तो जो जितनी भी डिसीजेज हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, उनका क्यूरेटिव जो है पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, राइट, प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हैं, तो डिसीजेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होती हैं, क्यूरेटिव मेजर्स क्या होते हैं, उनको हम डिटेल में जो है सेपरेट में जो है यूनिट 6 में पढ़ेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से ये यूनिट 3 का क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद में जो है हम यूनिट 6 को पढ़ेंगे, राइट। तो यूनिट 6 में सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है हेल्थ के बारे में जो है थोड़ा बहुत समझेंगे, राइट। तो यूनिट 6 में जो जितनी भी डिसीजेज हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, क्या हो जाएगा, देयर प्रिवेंशन हो जाएगा। तो यूनिट 6 में सबसे पहले जो जितनी भी डिसीजेज हैं, प्रिवेंटिव डिसीजेज, जो जितने प्रकार की भी डिसीजेज हैं, राइट, कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, डेफिशिएंसीज डिसीजेज हैं, उनका क्यूरेटिव मेजर्स क्या होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, राइट, उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स को पढ़ेंगे तो प्रिवेंटिव जो मेजर्स होते हैं उसमें ही क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा और इम्यूनाइजेशन क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसके साथ साथ ही जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स को पढ़ेंगे तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को भी पढ़ेंगे। तो साथ साथ जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, राइट, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उनको हम इसके साथ में पढ़ लेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर लिखा है तीसरे नंबर पर, हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, या फिर जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए, राइट, उनको क्यूर करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जो भी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की हैं, उनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इनके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष पढ़ेंगे, राइट, जिसमें आयुर्वेदा के बारे में, योगा के बारे में, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, इनके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट वी विल स्टडी मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो ये यहाँ पर यूनिट 6 का क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। एंड व्हेन आई विल टीच यू कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर का सिलेबस भी आपको बता दूंगा, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत ही रैशनल तरीके से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हेल्थ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे शुरू में मैं आपको जो है बेसिक्स कंप्लीट कराऊंगा, और फिर हम उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। सो इन दिस वे वी विल प्रिपेयर द
In this way we will prepare paper 3, or especially we will prepare unit 1st, 2nd, 3rd, 4th and 6th, right. So we will meet in next lecture. Till then, thank you.